जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द में क्या उत्तर होगा। यानी कि अनेक शब्द दिए गए हैं, उनका अनेक शब्दों का एक शब्द क्या होगा। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रत्याशा की यदि बात करें तो प्रत्याशा माने होता किसी से आशा लगाना, यानी कि किसी से आशा लगाना, ये होता है प्रत्याशा का अर्थ। अपरिमेय का मतलब होता है जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके। और अनाहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, ये अनाहूत का अर्थ होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। निमिष शब्द का पर्यायवाची होगा क्षण, पल। अगला प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया, मुझसे सोया नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य होते हैं। जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। मुझसे ये नहीं हुआ, मुझसे ये नहीं कर पाया, मुझसे ये नहीं हो पाया। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण रूप होता है अपेक्षित। आगे बढ़ते हैं, गोधूम का तद्भव क्या है। ये गोधूम जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है। तो गोधूम का तद्भव होता है गेहूं। अब गाय का होता है गौ, गोबर का गोमय, गोमय, गोबर का होता है गोमय तद्भव शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निष्कपट का संधि विच्छेद होगा निह कपट, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है। इसमें वर्तनी आपको बतानी है कि वर्तनी कौन सी सही है, कि अनुगृहीत ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा लिखा जाता है। तो आपको पता है अनुगृहीत जो शब्द लिखा जाता है वो ऐसा लिखा जाता है, अनुग्रहीत होता है, अनुग्रहीत। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका एक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। उपत्यका को पर्वत के पास की भूमि बोलते हैं, जिसको हम तराई भी बोलते हैं, तराई, या फिर इसको घाटी भी बोलते हैं। यानी कि उपत्यका का ये अर्थ तराई भी होता है, उपत्यका का अर्थ घाटी भी होता है, और उपत्यका का पर्वत के पास की भूमि, इसको भी उपत्यका कहते हैं। चलिए आगे है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो सा ध्वनि बनती है इचुई सा नाम तालु। एक सूत्र होता है संस्कृत में, इचुए सा नाम, इचुई सा नाम तालु। यानी कि तालु के होते हैं ई और ई, तालव्य वर्ण बोलते हैं इनको। और चा वर्ग के पूरे अक्षर जितने चा वर्ग के हैं, या और ये वाला सा, तो ये वाला सा तालु का होता है। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इचुई सा नाम तालु। यानी कि ये जो सीटी वाला सा है ये तालव्य वर्ण कहलाता है, यानी कि इसका उसका उच्चारण स्थान तालु होता है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी कि अत्यंत शब्द में उपसर्ग कौन लगता है, कौन सा लगा है। तो उपसर्ग में आपको पता है उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रारंभ में जुड़ता है तो इसका जो उपसर्ग होगा वो यानी कि अति, अति से बनेगा अत्यंत, अति धन अंत। ये जो अत्यंत बनेगा वो अति से बनेगा, यानी कि इसका उपसर्ग जो है वो है अति। इसका डी राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर देख चलते हैं, चौराहा शब्द में समास कौन सा है। चार राहों का समूह है,
चार राहों का समूह इसका अर्थ होता है, चार राहों का समूह। चार राहों का समूह प्रथम शब्द यदि संख्यावाची है तो वहां पर द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास के अंतर्गत दोनों शब्द प्रधान होते हैं, दोनों एक जैसे टक्कर के होते हैं। और अव्ययी भाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है और कर्मधारय समास में विशेषण अवश्य होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इंगा का उच्चारण स्थान क्या है? इंगा का उच्चारण स्थान है नासिक। ये नासिक वर्ण कहलाते हैं, जो कि पंचमा अक्षर है, 5 वर्ण होते हैं, वो नासिक होते हैं, जो वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, इंगा, या, ड़ा, मा और ना। ये 5 अक्षर नासिक वर्ण कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाची, गुणवाची, परिमाणबोधक या सार्वनामिक? तो इसमें जो विशेषण है वो है सी, परिमाणबोधक। यानी कि 4 गज मलमल जहां पर नाप तोल से संबंधित संज्ञा या सर्वनाम की बताया जाए तो वहां पर परिमाणबोधक विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश, तो शीश का तत्सम रूप होगा शीर्ष। शीश नहीं होगा, सिरा नहीं होगा, शीर्षक नहीं होगा, शीर्ष होगा शीश का तत्सम रूप। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं। 18 बोलियां, 18 बोलियां और 5 उपभाषाएं। 5 उपभाषाएं भी हैं। अब 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं। अब बात करें यदि हम बोलियों की, तो बोलियां कौन कौन सी हैं? देखिए, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मैथिली। ये कुछ जो 18 बोलियां हैं वो हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, मालवी, नेपाली, मगही, मेवाती और जयपुरी। ये 18 बोलियां हैं हिंदी की और 5 उपभाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है? तो आंख की किरकिरी यानी कि आंख की किरकिरी का मतलब है खटकना। अब खटकना जो होगा तो वो कष्टदायक होगा। तो आंख की किरकिरी होना का मतलब है कष्टदायक होना। आगे के लिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। अब ये दिया गया है, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति क्या होगी? क्या शुद्ध वर्तनी होगी, सुलेख होगा, श्रुतलेख होगा, आशु भाषण होगा? देखिए, शुद्ध वर्तनी होगी तो वो लिखित होगी, सुलेख होगा वो भी लिखित होगा, श्रुतलेख होगा यानी कि जो सुनकर लिखा जाए उसको हम श्रुतलेख बोलते हैं, वो भी लिखित होगा। अब जो आशु भाषण है, जो भाषण दिया जाएगा वो मौखिक होगा। भाषण हमेशा मौखिक होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? कुछ देशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, तो इनमें मॉरिशस में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और अन्य देशों में बात करें तो फिजी, जो फिजी देश है उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। और सूरीनाम में भी जो देश है उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। त्रिनिदाद यानी कि जो त्रिनिदाद देश है, त्रिनिदाद, उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। म्यांमार में भी किया जाता है। ये कुछ देश हैं जिनमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे है। भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सा है? मतलब जो भारतीय युग में निकलती है वो युग्म इसमें कौन कौन सा है? कौन कौन सी पत्रिकाएं निकलती थी? तो ये है कविवचन सुधा और हिंदी प्रतीप। तो हिंदी प्रतीप और कविवचन सुधा जो पत्रिका है, इसका 15 अगस्त 1867 ईस्वी में, यानी कि 15 अगस्त 1867 में, 15 अगस्त 1867 में इसका संपादन हुआ था काशी में। और इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका संपादन किया था, कविवचन सुधा का। और हिंदी प्रतीप का जो पत्रिका है उसका 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से
इसका प्रकाशन हुआ था और इसका प्रकाशन किया था बालकृष्ण भट्ट द्वारा, यानी कि इसका जो प्रकाशन हुआ था वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। अखिलेश नाम है और इसका संपादन, जो तद्भव पत्रिका थी, इसका संपादन हुआ था 1999 ईस्वी में, 1999 में, और इसका संपादन लखनऊ से हुआ था, जो कि अखिलेश द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं आगे। 12 बरसलो कूकर जीवे अरु 13 जिये सियार, और यह पंक्ति है किसकी? इसका पूरा जो पूरी पंक्तियां हैं वो हैं 12 बरसनो कूकर जीवे अरु 13 जिये सियार, और वर्ष 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये हैं जगनिक कवि द्वारा रचित आलखंड, जो कि परमाल रासो के नाम से प्रसिद्ध है। परमाल रासो से ये पंक्तियां ली गई हैं, जिसको हम आलखंड भी बोलते हैं, जो कि जगनिक कवि द्वारा रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? यहाँ पे कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, इनमें व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण से और वर्तनी से एकदम से शुद्ध मानी जाती है। मानक भाषा का मतलब होता है आदर्श, आदर्श भाषा या फिर श्रेष्ठ भाषा, इसको हम श्रेष्ठ भाषा भी बोलते हैं, और परिनिष्ठित भाषा भी बोलते हैं, इसको हम परिनिष्ठित भाषा भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर ब्रज भाषा की रचना है, जो कि सूरदास जी द्वारा रचित है। आगे बढ़ते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो वीरों का कैसा हो बसंत ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है, जो कि एक वीर रस प्रधान कविता है। ये वीर रस प्रधान कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित वीरों का कैसा हो बसंत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ यानी कि आलखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है परमाल रासो। परमाल रासो का ही नाम आलखंड है, जो कि जगनिक कवि द्वारा लिखित है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें घुम मूल शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें अक्कड़ अप्रत्यय, प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, यानी कि जो मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो घुमक्कड़ में घुम शब्द में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ में कौन सी संधि है? तो स्वच्छ में संधि है व्यंजन संधि। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग जो कि किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, ऐसा शब्दांश। चलिए तो इसका जो अभ्यागत शब्द है इसका राइट आंसर है अभी। अभी उपसर्ग से अभ्यागत शब्द बनता है। चलिए आगे है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अब प्रत्यय बाद में लगता है, तो रमणीय, तो रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। ये नहीं लगा, रम नहीं लगा, ड़ीय नहीं लगा, तो अनीय प्रत्यय लगा हुआ है रमणीय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरों सवे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथ्यहि बाण की वायु उड़ाओ के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थहि। इन वाक्यों में इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो समझ में आ रहा है, जब बोरों सवे रघुवंश कुठार जब चल रहा है, धार बारन बज सरथहि बाण वायु उड़ाओ लक्षण लक्ष्य करो अरिहा, अरिहा मतलब होता है दुश्मन। तो जब दुश्मन कुठार माने होता तलवार भाला, क्रोध से संबंधित है, यानी कि इसका स्थायी भाव क्रोध है, तो यहाँ पर रौद्र रस का ये एक उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जो दायक फल। 4 में छंद कौन सा है? ये छंद से प्रश्न है। लगभग इसमें जो वीडियो है इसमें लगभग सभी चैप्टरों को शामिल किया गया है। किसी ना किसी चैप्टर से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य होगा। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को।
तो इसी प्रकार के वीडियो इस पर आते रहेंगे और आपकी एक संपूर्ण तैयारी, हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर करने को मिली। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं की तैयारी इस चैनल पर आपको मिलेगी हिंदी से संबंधित। चलिए, तो ये छंद से प्रश्न है। इसमें है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार और वर्णव रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें जो छंद है वो है दोहा छंद। दोहा छंद का क्या होता है कि दोहा छंद एक सममात्रक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। ये 4 चरण है, ये देखिए 4 चरण। ये पहला और ये तीसरा, ये विषम चरण बोलते हैं, और ये दूसरा और ये चौथा, ये चरण सम चरण कहलाते हैं। और इनमें क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा की ये पहचान होती है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और इसमें 11-11 मात्राएं, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 4 चरण वाला ये एक मात्रिक छंद होता है। तो ये जो उदाहरण है ये दोहा छंद का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य शुद्ध है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें देखें, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रहे हैं। देखें, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, मोहन और गीता गा रही हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मोहन और गीता गा रहे हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, सबसे बाद में आएगा? हिंदी शब्दकोश में जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे बाद में शब्द कौन सा आएगा? तो देखिए, सबसे बाद में जो शब्द आएगा वो आएगा क्लीब। कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले जो आएगा वो कृषाणु आएगा 1 नंबर पर। जब हिंदी शब्दकोश में देखें तो कृषाणु आएगा, क्योंकि री से संबंधित ये वो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो कृषाणु आएगा, कृषाणु के बाद कृषक दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे कृम आएगा और चौथे नंबर पर क्लीब आएगा। आगे बढ़ते हैं। चराचर में कौन सा समास है? तो चराचर में द्वंद्व समास है, क्योंकि चर और अचर, चर अचर से मिलकर बनता है चराचर। इसमें जो बीच में योजक चिन्ह है उसका लोप है, तो चराचर हो गया। इसलिए चर अचर है। चर मानव होता है चेतन और अचर मानव होता है जड़, यानी कि चेतन और जड़। इसके बीच में जो योजक चिन्ह का लोप है, और ये दोनों पद प्रधान है। जितना महत्व चर का है उतना ही अचर का भी है, तो इसलिए ये दोनों पद प्रधान है और यहाँ पर द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था उसमें? आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये होता था मिर्जापुर से, और ये 1881 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसका जो प्रकाशन था वो किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की रचना है, इन रचनाओं में से आदिकाल की कौन सी रचना है? तो इसमें जो आदिकाल की जो रचना है वो है खुमान रासो। इसको खुमान रासो बोलते हैं। अखरावट है भक्ति काल की रचना, भक्ति काल की, जो कि जायसी द्वारा लिखी गई है। छत्रसाल दशक, ये भूषण कवि की है रचना, भूषण कवि की। और ये रीतकालीन रचना है, रीतिकालीन। और दीप शिखा जो है महादेवी वर्मा की रचना है, और ये आधुनिक काल की रचना है। और खुमान रासो जो रचना है ये है आदिकाल की रचना, ये आदिकाल की रचना है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं। राष्ट्र कवि, जो राष्ट्रवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1972 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निरामिष किसे कहते हैं? निरामिष किसको कहते हैं? तो निरामिष कहते हैं जो मांस रहित भोजन होता है उसको हम निरामिष कहते हैं, यानी कि निर्माण बिना मांस के, यानी कि आमिष।
बिना मांस के भोजन को हम निरामिष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शहद शब्द है, शहद शब्द कौन सा है? तो शहद शब्द आगत शब्द है, न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है, ये आगत शब्द है शहद। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुकुंद किसका पर्याय है? तो मुकुंद जो पर्याय है वो है विष्णु का पर्याय। और विष्णु के अन्य पर्याय हैं जैसे कि केशव, केशव विष्णु को कहते हैं, गोविंद विष्णु को कहते हैं, गोविंद, उपेंद्र, उपेंद्र भी विष्णु को कहते हैं, दामोदर, दामोदर विष्णु का दूसरा नाम है, पीतांबर भी विष्णु को कहते हैं, पीतांबर भी विष्णु का पर्यायवाची है, नारायण आदि ये सभी विष्णु के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा, कपड़े, कपड़ा तद्भव रूप है और करपट तत्सम रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? यानी कि इसमें शब्द युग्म बताना है इनमें कि वर्तनी के अनुसार कौन सा सबसे शुद्ध है। तो देखिए बारात बसंत ये तो गलत है, ऐसा लिखा ही नहीं जाता। बारात बसंत ये बिल्कुल सही है, बी वाला है बारात बसंत ये बिल्कुल सही है, और बारात बसंत ये गलत है, बारात बसंत ये भी गलत है। तो राइट आंसर है इसका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर इसमें है या और वा, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चोर की दाढ़ी में तिनका का सही अर्थ है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, यानी कि अपराधी पहले ही से शंकालु हो जाता है, शंका में आ जाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यानी कि एक बार जो बात कहते बाद दोबारा दोहराते रहो तो उसको बोलते हैं पिष्ट प्रेषण। ये पिष्ट प्रेषण है, पेषण नहीं, प्रेषण है ये। तो इसका राइट आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? बुद्धिहीन व्याकरण की दृष्टि से ये इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? कौन सा है? तो ये बुद्धिहीन जो शब्द है वो विशेषण शब्द कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए जब भी कोई चीज किसी से पृथक होती है यानी कि अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोर्मी का संधि विच्छेद होगा महाधन ऊर्मी, और इसमें गुण संधि है, ये गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समष्टि का विपरीतार्थी शब्द क्या है? समष्टि, तो समष्टि का है व्यष्टि, विशिष्ट नहीं है, अशिष्ट नहीं है, अपुष्ट नहीं है, व्यष्टि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, इनको अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं। तो इनका जो आचरण की सभ्यता है ये इनका निबंध है। और भी इनके निबंध हैं जैसे कि सच्ची वीरता हुआ, सच्ची वीरता इनका एक निबंध है, मजदूरी और प्रेम इनका, कर्तव्य और सभ्यता, एक कर्तव्य और सभ्यता भी इनका बहुत अच्छे निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये जो दिए गए हैं इनमें अष्टछाप के कवि कौन नहीं हैं? तो इनमें जो कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये सभी है, केवल नाभादास नहीं है। नाभादास अष्टछाप के कवि नहीं है क्योंकि अष्टछाप में सूरदास हैं, अष्टछाप के कवि में सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, परमानंद दास तो हैं ही, कृष्णदास हैं, नंददास हैं, गोविंद दास हैं, गोविंद दास भी हैं इसमें, जिनको आप गोविंद स्वामी के नाम से भी जानते हैं, और छीत स्वामी भी है एक, छीत स्वामी, और चतुर्भुज दास। ये 8 कवि हैं जो कि अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय इसको हम बोलते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा थी ब्रज भाषा, और ये विनय पत्रिका 1585 ईस्वी में, 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, और इसमें लगभग 280 पद हैं, और ये शांत रस से भरी हुई रचना है। शांत रस का इसमें ज़्यादा प्रधानता है, इसमें शांत रस की, और ये कवि तुलसीदास द्वारा रचित है विनय पत्रिका, तुलसीदास जी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भूषण किस काल के कवि हैं? तो भूषण कवि जो हैं वो हैं रीतिकालीन कवि। और रीतिकालीन कवि और इनके जो भूषण जो कवि हैं इन्होंने और भी बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे कि छत्रसाल दशक, शिवा वाहिनी, शिवराज भूषण, है ना। और रीतिकालीन कवि अन्य और भी हैं। रीतिकालीन कवि अब हैं कौन कौन से? देखिए, ये भूषण तो हैं ही रीतिकालीन कवि, और आगे और हैं जैसे केशव दास हुए, मतीराम, भिखारी दास, पद्माकर हैं, और रसिक गोविंद, बिहारी लाल, घनानंद, रहीम, ये इतने जितने भी हैं और भी तमाम हैं जो रीतिकालीन कवि कहलाते हैं। और रीतिकालीन में दो प्रकार की शाखाएं थी, एक तो रीति सिद्ध और रीतिबद्ध। ये दो प्रकार के कवि हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह, तो उत्साह है वीर रस का। वीरों का उत्साह से संबंधित होता है, उसे हम उत्साह बोलते हैं, जो कि वीर रस का स्थायी भाव होता है। चलिए, करुण रस का होता है शोक, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, जिसे हम रसराज भी बोलते हैं, यानी कि रसों का राजा भी श्रृंगार रस को बोलते हैं। ये श्रृंगार ऐसे ही नहीं लिखी जाता है, जबकि श्रृंगार जो शुद्ध रूप, अगर शुद्ध अशुद्ध की बात आती है ना, तो श्रृंगार ऐसा लिखा जाता है। इस श्रृंगार में ये नहीं होता, ये गलत है। श्रृंगार में ये रा नहीं चढ़ता है, केवल री वाला रा चढ़ता है। ये श्रृंगार, ये बिल्कुल राइट श्रृंगार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी, जिन्होंने गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं करी हैं, वे हैं तुलसीदास जी। चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? आदिकाल यानी कि वीर गाथा काल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे, वो थे अमीर खुसरो साहब। अमीर खुसरो साहब ने पहेलियां और मुकरियां बहुत मात्रा में लिखी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? कौन से वर्ग आते हैं टा वर्ग में? तो रिटोर सा नाम मूर्धा, रिटोर सा नाम मूर्धा मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, यानी कि टा जो होता है मूर्धन्य। अब रिटोर में देखिए रेर, री भी आता है इसमें। टा वर्ग के जितने भी अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वो सभी मूर्धन्य कहलाते हैं। रा भी मूर्धन्य होता है, और ये वाला सा, ये भी मूर्धन्य होता है। तो ये जितने वर्ण होते हैं ये सभी मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो टा वर्ग के जितने वर्ण हैं वो सब मूर्धन्य वर्ण होते हैं।